हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1 में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। नाउ स्टार्ट्स विद सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय extracellular signal molecule, form of intracellular signaling, contact dependent, paracrine, synaptic and endocrine। ओके हमारे सेल्स जो होते हैं वो इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन। सेल साइकिल जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक एम फेस होता है एंड नेक्स्ट इज इंटरफेस होता है। एम फेस जो होता है उसमें माइटोसिस होता है, जो कि 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के अंदर होता है। इंटरफेस जो होता है वो इंटरवेनिंग पीरियड होता है बिटवीन टू सेल डिविजन्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेसेस। जो G1 फेस होता है वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन जब होता है एंड जो सेल साइज होता है वो रिस्टोर टू नॉर्मल हो जाता है एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 8 आवर्स होता है। एस फेज जो होता है ये डीएनए के टाइम, जब डीएनए सिंथेसिस होता है जब होता है एस फेज, एंड ये एग्जैक्ट रिप्लिकेट बनाता है जेनेटिक मटेरियल का एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। देन इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी 8 आवर्स होता है। देन नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज एस फेज की एंड होता है एंड माइटोसिस का स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है जब G2 फेज अकर होता है। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 4 आवर्स होता है। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर G1 फेज अकर हो रहा है, यहाँ पे G2 फेस अकर हो रहा है एंड यहाँ पर S फेस अकर हो रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में जो कि 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सेल। डॉटर सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर को टू द ओरिजिनल पेरेंट सेल। माइटोसिस के जो स्टेजेस होते हैं वो इंटरफेस होता है, प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस होता है एंड टेलोफेस होता है। इंटरफेस जो होता है इसके अंदर सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसके अंदर जो होता है वो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल ऑर्गेनी रिप्लिकेटेड होते हैं एंड सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। प्रोफेस में जो सेल होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। जो प्रोफेस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल रहते हैं। इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एंड थिक होते हैं, जो कि 2 क्रोमैटिन से जॉइंट होते हैं बाय सेंट्रियोमेर। न्यूक्लियाई डिसअपियर होता है एंड सेंट्रियोल जो होता है वो सेपरेट होते हैं एंड माइग्रेट करते हैं ईच पोल एंड स्टार्ट गिविंग आउट माइटोटिक स्पेंडल्स। मेटाफेज जो होता है उसके अंदर सेल प्रिपेयर होता है क्रोमोसोम्स फॉर डिवीजन। सेल जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीजन। देन नेक्स्ट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लाइन अप होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। देन स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं डॉटर सेल्स को एंड ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होती है वो फॉर्म होती है मेटाफेज में। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल्स को अटैच होते हैं एट सेंट्रियोमेर। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सर्ट पुल ऑन क्रोमोसोम्स। एनाफेज के अंदर जो होता है वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है जिसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं वो मूव करता है ईच डॉटर सेल के अंदर। देन नेक्स्ट जो क्रोमैटिड होता है वो सेपरेट होता है एंड मूव करता है रेस्पेक्टिव पोल्स को एंड एज एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। एंड जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 46 क्रोमोसोम्स मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। टेलोफेज जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म हुआ है उसे हम क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं, जो कि अपीयर होता है मिडल ऑफ द एलोंगेटेड सेल। देन जो न्यूक्लियर जो होता है वो एनवेलप फॉर्म करता है एनक्लोजिंग द क्रोमोसोम
एनक्लोजिंग द क्रोमोसोम्स। देन 2 न्यूक्लियाई होता है, जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 1 न्यूक्लियाई है, यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एंड सेल वॉल पिंचेस इनटू फॉर्म दी 2 डॉटर न्यू सेल्स। जैसे कि ये वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो होता है ये इंटरफेस होता है, एंड ये वाला जो होता है वो अर्ली प्रोफेस होता है, ये लेट प्रोफेस होता है, एंड ये मेटाफेस होता है, एंड ये एनाफेस होता है, अर्ली टेलोफेस होता है, एंड हियर लेट टेलोफेस होता है, वेयर सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस का रिव्यू है, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड इंटरफेस देखने को मिल रहा है। द नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस जो होता है एक टाइप होता है सेल डिविजन का, बाय विच द जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस। जर्म सेल्स आर नथिंग बट एग्स एंड स्पर्म्स। Then next is one parent cell produces 4 daughter cells, and जो daughter cells होते हैं उसके पास half the number of chromosomes होते हैं found in the original parent cell। जो भी पेरेंट का ओरिजिनल सेल होता है उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसके हाफ ऑफ दी सेल्स डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। होता है उसमें डीएनए रिप्लिकेट एक ही बार होता है, बट दी एंड न्यूक्लियस जो होती है वो ट्वाइसली डिवाइड होती है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज जो होता है इज मच लॉन्गर कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेजेस। प्रोस्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, जिसमें कि अगेन 5 स्टेजेस होते हैं। दैट स्टेज लेप्टोटीन होता है, जिसमें क्रोमोसोम बिकम विजिबल इन द न्यूक्लियाई। देन जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, एंड उसकी एंटायर लेंथ एंड साइनैप्स फॉर्म होती है। देन पैकाइटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स थिकर होते हैं एंड शॉर्ट होते हैं, ईच क्रोमोसोम का पेयर को हम उसमें बाइवेलेंट बोलते हैं। डिप्लोटिन जो होता है क्रोमोसोम बिगिन होता है सेपरेट होने के लिए along their length, and each bivalent consists of 4 chromatid। डायाकाइनेसिस जो होता है उसमें सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का कंटिन्यूसली। इसका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एनवेलप जो होता है वो डिसअपियर होता है। देन नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है उसका स्पेंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय सेंट्रियोल्स, एंड इक्वेटोरियल प्लेट होती है इसमें, एंड वो विजिबल होती है। एंड जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम होता है वो पेयर में अवेलेबल होता है इन द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। देन एनाफेज जो होता है, एनाफेज के अंडर जो होता है वो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है सेंट्रियोमर से, एंड जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स को मूव ऑन करते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियाई जो होती है वो रिकंस्ट्रक्टेड होती है, एंड जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो अगेन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ईच डॉटर सेल के पास हैप्लॉइड होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच क्रोमोसोम जो होता है वो डबल स्ट्रक्चर्ड होता है, एंड उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। देन मायोसिस का ओवरव्यू चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो इंटरफेस है, देख सकते हैं। देन सेकेंड वाला जो डायग्राम है इसमें ये वाला मियोसिस स्टेज 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स चेक कर सकते हैं इसमें। एंड ये जो मायोसिस 1 है और वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, एंड ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई है वो अगेन डिवाइड हो रही है जो कि मायोसिस 2 है। द नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन। सेल जो भी होता है वो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली अनदर सेल को, एंड रेस्पॉन्स करता है एंड चेंज करता है इंटरनल वर्किंग जो भी होती है, एंड उसको रेस्पॉन्स करता है बाय द वे ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल्स एंड द मैकेनिकल सिग्नल्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है लाइक ह्यूमन बींग्स, सेल सिग्नलिंग जो होता है वो अलाउ करता है स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स को।
देन सेल सिग्नलिंग क्यों ज़रूरी होती है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर सेल सेंड करता है एंड रिसीव करता है केमिकल मैसेजेस को, एंड कॉन्स्टेंटली जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्शन को। नेक्स्ट इज ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ डू दे कम्युनिकेट? सेल जो होता है वो कम्युनिकेट करता है उनके ओन लैंग्वेज में, जो कि केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू होती है। डिफरेंट कंपाउंड्स जो ऐसे होते हैं लाइक हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं लाइक ए वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड सेल को बताते हैं अबाउट एनवायरनमेंट के जो भी अराउंड होता है उसके बारे में बताते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस को। सेल कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है सेल के पास जो कि कम्युनिकेट करती है विद द एडजेसेंट सेल विद इन दी ऑर्गेनिजम्स, एंड ये जो टर्म होता है मोस्टली एप्लीकेबल होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये फिनोमेना है बिलोंग्स टू द स्कोप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मेटाबॉलिक होमियोस्टेसिस एज वेल एज द डेवलपमेंट। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल कम्युनिकेशन का जो कि गाइड करता है प्रॉपर पाथ फॉर द सेल माइग्रेशन। सेल कैसे कम्युनिकेट करता है ये देखते हैं हम। पहले यहाँ पे जो लाइगैंड होता है वो हमारे रिसेप्टार पे बाइंड होता है, एंड जो रिसेप्टार होता है वो सिग्नल पास करता है, देन सिग्नल पास करने के बाद में रिस्पॉन्स करता है। जो लाइगैंड बाइंड करता है रिसेप्टार को उस टाइम ये स्टेप को हम सिग्नल परसेप्शन बोलते हैं, एंड जो रिसेप्टार देन इंट्रासेल्युलरली लाइगैंड को एंटर करता है। लाइगैंड रिसेप्टार के थ्रू जब एंटर करता है उस स्टेप को हम इंट्रासेल्युलर ट्रांसडक्शन बोलते हैं, एंड जो ट्रांसडक्शन होता है उसके बाद जो लाइगैंड रेस्पॉन्स करता है उसको हम सेल्यूलर रेस्पॉन्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। जो सिग्नलिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स कितना ट्रैवल कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट हम सिग्नलिंग को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, नेक्स्ट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग, देन नेक्स्ट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंड नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अभी हमने देखा है कि सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड इसमें हम देखेंगे सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं एंड कैसे सिग्नल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट वाली पिक्चर में आपको बताया था कि सेल जो भी होते हैं, लाइगैंड जो भी होता है वो हमारे रिसेप्टार को बाइंड करता है। वाला देखेंगे कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग में जो होता है वो रिसेप्टार जो भी सेल होता है वो टारगेट रिसेप्टार को यहाँ पे बाइंड करता है, वो कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग बोलते हैं हम फिर इसको। देन नेक्स्ट पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होता है ये सिग्नलिंग सेल होता है हमारा, एंड ये टारगेट सेल को बाइंड करता है। देन हियर जो भी टारगेट सेल को बाइंड करता है, एंड ये जो टारगेट सेल है वो उसको बाइंड करता है। तो ये ज़्यादा सेल्स को बाइंड कर सकता है एंड ये सिग्नल कर सकता है। देन नेक्स्ट हो गया साइनेप्टिक सिग्नलिंग। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर होती है सिग्नलिंग। ये जो सेल होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोवाइड करता है सिग्नल्स एंड बाइंड करता है टारगेटेड सेल्स को। देन नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जैसे कि आपको मेनली हॉर्मोन्स की सिग्नलिंग होती है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो होता है सिग्नल टारगेट जो होता है टारगेटेड सेल को बाइंड करता है, सिग्नल रेस्पॉन्स होने के लिए टारगेटेड सेल को बाइंड करता है। देन नेक्स्ट एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो टारगेट करता है मेनली डिफरेंट सेल्स को थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि अभी मैंने पिक्चर में बताया था, ये जो भी सिग्नलिंग सेल होता है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, एंड ब्लड स्ट्रीम से वो डायरेक्ट टारगेट सेल के पास सिग्नल प्रोवाइड करता है। देन एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो डिफरेंट सेल्स का होता है, एंड ये मीडिएट करता है हार्मोन्स को एंड रिलीज करता है हार्मोन्स को, एंड स्पेसिफिक एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं टारगेटेड सेल्स को, प्रोड्यूसिंग द स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग रेस्पॉन्स। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो होता है वो मेनली एंडोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो मेनली रेस्पॉन्स कर जो भी उसके करीब में सेल्स होते हैं उसको वो ट्रांसमिट करता है अपने सिग्नल्स, एंड जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली टारगेटेड सेल पे बाइंड हो जाते हैं एंड सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। सेल सिग्नलिंग होता है वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करता है ये, एंड ये प्रोड्यूस करता है सिग्नल्स को टू इंड्यूस द चेंजेस इन द नियर बाई सेल्स बाई अल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ दोज सेल्स। देन इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम केमिकल ट्रांसमीटर्स जो भी होते हैं हमारे नर्व्स के अंदर वो मसल्स को वो ट्रांसमिट करता है, एंड जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है
जो ऑटोक्राइन होता है उसके अंदर जो भी सेल होता है, सिग्नलिंग सेल होता है, वो अपने ही आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है फॉर दी रेस्पॉन्स एंड सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स को एंड केमिकल मैसेंजर्स को, जो कि बाइंड करते हैं अपने उसके ही रिसेप्टार को एंड लीड टू द चेंजेस इन द सेल। उसके गैप जंक्शंस के बीच में जो भी सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं वो ये वाले उससे होते हैं। ये सिग्नल सेल्स जो होता है वो जंक्शंस जो होते हैं सेल्स के ऊपर, उसके थ्रू टारगेटेड सेल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये जो मेनली होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नेबरिंग सेल्स जो होता है उसके अंदर होते हैं। वाटर फिल्ड चैनल्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर मीडिएटर्स भी बोलते हैं, एंड ये डिफ्यूज करते हैं 2 डिफरेंट सेल्स को। ओवरव्यू के लिए ये वाला डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जो एचएपी में होता है वो डायग्राम्स डालना इंपॉर्टेंट होता है हर आंसर के लिए, तो डायग्राम्स की वजह से ही आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। एंड डायग्रामेटिक जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है एग्जामिनर को। अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो भी होता है वो सेल ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, मतलब जब भी सेल कॉन्टैक्ट में आता है एक दूसरे के, एंड ये रिजल्ट करता है नॉर्मल सेल जो भी प्रोलिफिकेशन होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है वो पावरफुल होता है, इसके अंदर एंटी कैंसर मैकेनिज्म होता है। जो भी सेल डुप्लीकेट होते हैं, जो प्रोलिफिकेशन होता है उसका मतलब डुप्लीकेशन ऑफ द सेल्स होती है, तो वो एंटी कैंसर मैकेनिज्म में एक्ट करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो सेल बायोलॉजी है उस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है उसमें 2 डिफरेंट ये होता है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है ये लोकोमोशन के लिए, एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है प्रोलिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें कि कम्युनिकेट करता है सेल डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट सेल के एक्शंस जो भी होते हैं उसको। देन उसके पास एबिलिटी होती है टू परसीव एंड करेक्टली रेस्पॉन्ड टू द माइक्रो एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी एज वेल एज नॉर्मल टिश्यू होम्योस्टैसिस। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद इंट्राक्राइन जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे टारगेट सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो सिग्नल्स होते हैं वो सेल के अंदर ही रहते हैं, सेल के अंदर ही स्टे करते हैं टारगेट सेल के अंदर। एंड जो ऑटोक्राइन सिग्नल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टारगेट सिग्नल्स को, एंड वो सिक्रेट करते हैं एंड इफेक्ट करते हैं टारगेट सेल्स को एंड रिसेप्टर्स को। समटाइम्स ऑटोक्राइन जो सेल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं डिफरेंट सेल्स को जो कि सेम एमिटिंग सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल इम्यून सेल्स जो होते हैं उसको। जेक्साक्राइन जो सिग्नल्स होते हैं वो टारगेट करते हैं और जैसे सेल्स को, लाइक टचिंग सेल्स जो होते हैं उसको टारगेट करते हैं, एंड जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करता है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड लिपिड्स कॉम्पोनेंट जो होते हैं, एंड इंट्रीगल टू द मेम्ब्रेन, एंड आर केपेबल ऑफ अफेक्टिंग आइदर द एमिटिंग सेल्स और सेल इमीडिएटली एडजेसेंट। पैराक्राइन सेल्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं विसिनिटी ऑफ द एमिटिंग सेल्स, एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स है। एंड एंडोक्राइन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिग्नल्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं अलग अलग सेल्स को, डिफरेंट सेल्स को, एंड एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स को दैट ट्रैवल्स थ्रू आउट द ब्लड टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The next is cell to cell communication. Cell to cell communication जो होता है वो डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कि गैप जंक्शंस के बीच में होता है, एंड उसके अंदर जो होता है वो गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो एडजेसेंट होता है सेल को। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, सेल्स को कंपलसरी होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट करना सेल्स के साथ टू कम्युनिकेट, एंड इसमें जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अलाउ करता है फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में डेवलपमेंट्स होते हैं तो सेल के पास चॉइस होता है कि सेल कंटिन्यूस जो डिवाइड होता है उसको कंट्रोल करता है बाय कंपीटिंग ऑफ द सेल सरफेस सिग्नल्स, and one cell will happen to produce more of the cell's surface protein that activates the notch receptors on the adjacent cells. सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग जैसे कि हमने हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो होता है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, वो सिग्नल्स को कैरिड आउट करते हैं बाय द मॉलिक्यूल दैट आर रिलीज्ड बाय वन सेल एंड मूव टू मेक कॉन्टैक्ट विथ अनदर सेल।
हॉर्मोन्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन सेल्स, एंड जो होता है वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द सेल टू रीच दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी सेल्स हमारे पर्टिकुलर हार्मोन को रेस्पॉन्ड करते हैं उसी के पास ये सिग्नल को रेस्पॉन्ड करता है। पैराक्राइन सिग्नल सच एज रेटिनोइक एसिड जो होता है वो टारगेट करता है ओनली सेल्स को जिसके अंदर विसिनिटी होती है एंड एमिटिंग सेल की कैपेसिटी होती है। लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग का। एंड थोड़े सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिस हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसको फंक्शन करने की कैपेसिटी होती है। एंड इसका पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होता है उसका एग्जाम्पल देखेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो कैन फंक्शन एज हार्मोन। जब एड्रिनल ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्ट को बाय द वे ऑफ ब्लड स्ट्रीम। साइनाप्टिक सिग्नलिंग जो होता है वो स्पेशल केसेस में होता है कि केमिकल साइनैप्स होता है, और डेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग होता है इसके अंदर जो कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होता है। इन दोनों के बीच में जो भी न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल्स होते हैं उसके बीच में ये सिग्नल पास करता है, उसको हम साइनाप्टिक सिग्नलिंग बोलते हैं। एंड साइनाप्टिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं टारगेट सेल से एज ए लाइगैंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर and by entering into the cell through its membrane or endocytosis is for intracrine signaling। and इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स which leads to the various physiological effects। and here ends with the session। thank you everyone, like, share and subscribe। if you have any doubt then comment down below।